मेरा नाम अदिति शर्मा है। कंप्यूटर साइंस पेपर 2 से जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। इस वक्त गवर्नमेंट जॉब करती हूँ। साथ ही साथ थोड़ा सा इंटरेस्ट रखती हूँ पढ़ाने के अंदर। मज़ा आता है आप सब लोगों के साथ में यहाँ पर बातचीत करने में। तो जो भी मेरे आज तक जॉब्स रही हैं, सब छोड़ के अपना प्लेटफॉर्म खोला है जेआरएफ अड्डा, जिस पर हमारी बेहतरीन टीम है जो फुल ऑन मेहनत करती है और शानदार लेवल का कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती है। पूरी सपोर्ट टीम है जो दिन रात एक करके आपको कॉल्स करती है, कोशिश करती है कि सबका रिस्पांस दे सके। अब क्योंकि आप सब लोगों का बहुत प्यार है तो यूजर्स थोड़े हो जाते हैं ज़्यादा, तो कभी कभी किसी का कॉल रह जाता है, बट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक रीच कर सके। और अल्टीमेट गोल एस्पायरिंग टू इंस्पायर इसीलिए बोलते हैं कि हम कुछ स्पेशल लेके आना चाहते हैं, कुछ यूनिक करना चाहते हैं यूजीसी नेट में। अब जैसे आपको पता है ना, मैंने मीम का कल्चर शुरू किया तो वो भी कॉपी हो गया है ना। अब वो भी आपको अलग अलग चैनल्स पे दिखेगा। तो जो भी अपन करते हैं वो बड़ी एकदम शौक से करते हैं, डेडिकेशन से करते हो, फिर लोग बात कॉपी करते हैं तब उनको कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बच्चे का वेलफेयर ही मेन गोल है। इग्निशन बैच अभी आप सभी लोगों के लिए चल रहा है, ये भी आप अच्छे से जानते हो। देखो ये जो है ये मैंने बनाया, एक घंटी की जैसा दिख रहा है क्या? आई होप दिख रहा होगा। वैसे तो मेरी जो पेंटिंग है थोड़ी एमएफ हुसैन टाइप की है, बट काम चला लेना, है ना। ये क्या है? ये एक प्रकार का बेल कर्व में बनाने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। ये एक प्रकार का बेल कर्व बनाने की कोशिश कर रही हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये। कैसा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बेल शेप का ये कर्व है, दिख रहा है। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर इस तरीके की वैल्यूज आप लोगों ने अक्सर देखी होगी। अब मैं एक कर्व और बना के दिखाती हूं आप लोगों को। मैंने एक कर्व बनाया, देखो इस तरीके से, दिख रहा है क्या? दिख रहा है ये कर्व? ये देखो पर्पल कलर से जो मैंने बनाया है, ये जो कर्व मैंने बनाया है, ये क्या बनाया है मैंने? ये मैंने स्क्यूड ग्राफ बनाया है। ये आप इसको स्क्यूड कर्व भी बोल सकते हो। एक तरफ से झुका हुआ होना। ये राइट की तरफ झुका हुआ है या लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है? देखो आप लोगों का ये जो बेल कर्व मैंने बनाया है ना, ये बेल कर्व कैसा कर्व होता है मैम? यहां पर ना ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? आप इसके सेंटर से जो है, चलो हम ही खींच देते हैं, आप इसके सेंटर से देखो एक लाइन खींचो तो आपको ये क्या दिखेगा? आपको ये सिमेट्रिक दिखेगा। लेफ्ट तरफ और राइट तरफ सिमेट्रिक दिखेगा, है ना। वो ऊपर से थोड़ी चोच की प्रॉब्लम हो गई, बट अगर आप लोग देखो तो इसका लेफ्ट वाला पार्ट और इसका राइट वाला पार्ट आपको कैसा दिखेगा? एक जैसा दिखेगा, सिमेट्रिक दिखेगा। यहां पर जो वैल्यूज लाई कर रही है और यहां पर जो वैल्यूज लाई कर रही है, उनमें एक तरीके की सिमेट्री है जो यहां पर आप लोगों को मिलेगी। ठीक है। आप बोलोगे कि मैम ये जो कर्व आप बनाते हो, ये कर्व बनाते किसका है? किस चीज का कर्व हम बनाते हैं? यहां पर हमारे पास में क्या होती है? प्रोबेबिलिटी वैल्यूज होती है। प्रोबेबिलिटी वैल्यूज, है ना। हम उन प्रोबेबिलिटी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके यहां पर इस तरीके का ग्राफ बनाते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी वैल्यूज का ग्राफ हम यहां पर बनाते हैं। देखो ये जो आप लोगों का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है वो एक तरीके का अनबाइज्ड कवर होता है ना। अनबाइज्ड कवर क्यों कर रहा है ये आपकी वैल्यूज को? क्योंकि मैम इस कर्व के अंदर जो भी वैल्यूज कवर हो रही है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड कैसी है? अराउंड द मीन वैल्यू है। ये जो वैल्यू है हमारी, ये हमारी मीन वैल्यू है। और मजे की बात ये है कि मीन वैल्यू, मोड वैल्यू और मीडियन वैल्यू तीनों की तीनों कैसी होती है? बराबर होते हैं। यूनी मॉडल होता है। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैसा होता है? यूनी मॉडल होता है। ए सिम्प्टोटिक होता है क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने दोनों को ज्वाइन नहीं किया है। ए सिम्प्टोटिक है, लगता है कि ज्वाइन होंगे ये एक्स एक्सिस से ये कर्व, पर कभी ज्वाइन नहीं होता है। और साथ ही साथ ये कैसा होता है मैम? सिमेट्रिक होता है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है ये कैसी है? सिमेट्रिक है। एक दूसरे को अगर मैं करना चाहूं तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगी।
अब जो मैं आपसे बोल रही हूँ ये पर्पल वाले ग्राफ के बारे में, इस पर्पल वाले ग्राफ के बारे में क्या खास बात है कि इस ग्राफ के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज है जो लेफ्ट की तरफ क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। ये कह सकते हो ना आप कि ये क्या हो रही है मैम, लेफ्ट की तरफ डिवाइड हो रही है। स्क्यूड होना मतलब डिस्टॉर्ट होना, डिस्टॉर्ट होना मतलब क्या होता है आपके लिए, किसी एक तरफ आपका झुकाव हो जाना। जैसे इस केस के अंदर आप देखोगे तो ये क्या है आप लोगों के लिए, ये आपके लिए नेगेटिवली स्क्यूड है। ये क्या है, ये आपको मैंने बना के दिखाया है नेगेटिवली स्क्यूड। अब बोलो लेफ्ट हुआ कि राइट हुआ, क्या हुआ, लेफ्ट हुआ कि राइट हुआ? और इसी ग्राफ के अंदर बना दूं क्या? देखो इस तरीके से ये जो ग्रीन वाला ग्राफ मैंने बनाया ना, ये मैंने बनाया है पॉजिटिवली स्क्यूड। मैंने कोशिश तो की है साफ साफ बनाने की, बट देखो काम चला लेना। एक है नेगेटिवली स्क्यूड, एक है पॉजिटिवली स्क्यूड, और एक है मैम आप लोगों के लिए नॉन स्क्यूड। अब तो मान गए, यानी कि सिर्फ सचिन है जो सही बोल रहा था, बाकी सारे के सारे लप्पे मार रहे हो बैठे बैठे। ये सारी जो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, देखो मुझे पता है कि हो सकता है कोई फर्स्ट टाइम इन चीजों को पढ़ रहा हो, कोई 10वीं टाइम पढ़ रहा हो, पर यकीन मानिएगा इतना बेसिक बेसिक हमको पढ़ना ही है। इसके बाद में मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब आप लोग समझ जाओगे। हाँ जी बिल्कुल। अब देखो सीन ऐसा है, मैं ये क्यों बता रही हूँ आपको, क्या मतलब है ये सारी चीजें आप क्यों पढ़ा रहे हो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो नेगेटिवली स्क्यूड है, इस नेगेटिवली स्क्यूड के अंदर और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में क्या डिफरेंस हुआ। मैम देखो यहाँ पर तो आपने बोला कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में मीन, मोड और मीडियन तीनों बराबर होते हैं। मीन का मतलब क्या बोला मैंने, एवरेज। किसकी एवरेज निकाली आपने, पॉपुलेशन ने जो वैल्यू दी है उसकी एवरेज। और मोड मतलब क्या होता है, मोड मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, कितने लोगों का ये मानना है। मीन वैल्यू कोई भी एक एवरेज वैल्यू है, और एवरेज वैल्यू ज्यादातर लोगों का मानना है, जितनी वैल्यू उतने ही लोगों का मानना है। मीन वैल्यू और मोड वैल्यू मतलब ज्यादातर लोग जो है वो मीन वैल्यू के बराबर है, मतलब उन सभी की वैल्यू कितनी आ रही है, जितनी मीन वैल्यू है। एवरेज जितना है मैम ज्यादातर लोग उसी पर बिलीव कर रहे हैं, तो हमारे पास में हमारे रिजल्ट्स और ज्यादा स्ट्रांग हो गए। और मीडियन का मतलब क्या होता है, दो वैल्यूज के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम लोग मीडियन वैल्यू से गिनते हैं। तो आप लोगों के लिए जब ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाती है तो आपके पास में एक ग्राफ बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमें क्या पता लगता है, हमें ये पता लगता है कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं, जो हमारी हाइपोथेसिस है, उस हाइपोथेसिस के रिजेक्ट और सिलेक्ट होने के चांसेस 50-50 है। और वो आपके लिए बहुत आसानी से कब सिलेक्ट हो जाएगी या रिजेक्ट हो जाएगी, जब आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को क्या करा है, सही मान लिया है। यूजुअली इस केस के अंदर जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है 1 से 5% के बीच में होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। बट जब हम लेफ्ट स्क्यूड या राइट स्क्यूड यानी नेगेटिवली स्क्यूड या पॉजिटिवली स्क्यूड की बात कर देते हैं मैम, तब यहाँ पर इन वैल्यूज के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, जिनकी वजह से रिजल्ट्स में क्या हो जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं। लेफ्ट स्क्यूड या बेसिकली ये जो आप लोगों की नेगेटिवली स्क्यूड वैल्यू है, उसके अंदर अगर आप लोग देखो तो जो आप लोगों की मीन वैल्यू है, देन जो आप लोगों की मीडियन वैल्यू है, और जो आप लोगों की मोड वैल्यू है, उसके अंदर ये रिलेशन आता है। अब ये रिलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी। पहले तो ये समझो कि आपकी मीन वैल्यू इज लेस देन आपका मीडियन वैल्यू इज लेस देन आपका मोड वैल्यू, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा क्या है, बड़ी है, हाई वैल्यू फ्रीक्वेंसी की है, और जो सबसे कम वैल्यू है वो है आप लोगों की एवरेज। अब इमेजिन करो ना, एक ऐसी सिचुएशन है कि 50 नंबर का मैंने एक मैथ्स टेस्ट आप लोगों का लिया। मैंने क्या किया, 50 नंबर का मैथ्स टेस्ट लिया, और मैंने ऐसे बोला कि यहाँ पर जो मीन वैल्यू है, ज्यादातर लोग जो है वो क्या है, उनके नंबर आपके 30 आए। मैं ये बोल रही हूं कि 50 में से 30 नंबर ज्यादातर लोगों के आए। क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे थे तो 100 में से 90 बच्चे के जो नंबर है वो 30 या 30 से ज्यादा है। तो आप मुझे क्या बोलोगे कि ये जो मैथ्स का टेस्ट आपने लिया मैम, ये सिंपल था या डिफिकल्ट था, बोलो। यहां पर मैं ये पूछ रही हूँ, ये मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू और मोड वैल्यू, मैंने इस तरीके का एक रिलेशन दिया है,
ये छोड़ो, आप तो मुझे ये बताओ कि 50 में से 30 नंबर जो है वो 100 में से 90 बच्चे लेके आ रहे हैं, तो पेपर कैसा हुआ? सिंपल हुआ कि डिफिकल्ट हुआ? अरे जाहिर सी बात है कि ज्यादातर लोग जो है वो एवरेज या एवरेज से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, तो मतलब मैम आपने टेस्ट जो है वो सिंपल बनाया था। अगर मैं बोलती कि 50 में से 10 नंबर आ रहे हैं लोगों के, ज्यादातर लोगों के, तो आप बोल देते अरे नहीं नहीं, ये तो फिर गड़बड़ हो गया। आपकी जो मीन वैल्यू है उससे बहुत ज्यादा हाई आपकी फ्रीक्वेंसी है, ज्यादातर लोगों के जो है इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं, इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये जो है मीन वैल्यू, ये क्या है आप लोगों की, बहुत कम है। अब ये आप बोलोगे कि मैम इसका क्या मतलब है, या ये क्या फायदा करता है रिसर्च में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर आप देखो तो यही तो आपका डेटा का रिजल्ट आपको दे रहा है। आपसे मैं बोल रही हूँ कि मैथ्स का टेस्ट इजी हुआ कि सिंपल हुआ, इसे कैसे जज करोगे? ऐसे आप ऐसे जज करोगे कि आप उसका ग्राफ बनाओगे और ये जज करोगे कि पॉपुलेशन मीन वैल्यू मेरी एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू से कितनी कम है, और उस अकॉर्डिंग आप बताओगे कि जो आपने बोला कि जो आपकी हाइपोथेसिस थी कि मैथ्स का टेस्ट जो है वो तो बड़ा डिफिकल्ट था, वो यहाँ पर गलत प्रूव हो गया ना, गलत प्रूफ आपके सामने रिजल्ट है। इसलिए हम यूज करते हैं क्या, आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये जो है जहां पर इस तरीके से आपको पता लग जाए तो वो कहलाता है आपका नेगेटिवली स्क्यूड, जहां पर आप लोगों की जो मीन वैल्यू है वो बहुत कम होती है आपकी मोड वैल्यू से। सेम यहां पर अगर मैं आ जाऊं, सेम यहां पर आ जाऊं, जो आप लोगों का क्या था, पॉजिटिवली स्क्यूड था, तो पॉजिटिवली स्क्यूड में क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड के अंदर आप लोगों की जो मीन वैल्यू होती है वो हाई होती है आपकी मीडियन वैल्यू से और आपकी मोड वैल्यू से, यानी कि जो आप लोगों का एवरेज है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि यहां पर जो मैथ्स का टेस्ट है वो कैसा होगा, वो मैम हाईली डिफिकल्ट आपने बनाया होगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों के एवरेज नंबर भी नहीं आ रहे हैं। पैरामेट्रिक टेस्टिंग, नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग, थोड़ा बहुत बेसिक्स पढ़े हैं, ठीक है। मतलब मैंने ट्राई किया है कि मैं आप लोगों का रिवीजन करवा सकूं। जिन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है उनके लिए ये वीडियो है जिसमें मैंने बेसिक्स डिस्कस किए हैं, है ना। इतना बहुत बेसिक्स तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये चीज आपसे डिस्कस करी है ना। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो है, देखो वो रिकमेंड जरूर करूंगी, यहां पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग का लास्ट 75 डेज है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना हो सके उतनी मैं कर दूं आपकी हेल्प। बट हाइपोथेसिस टेस्टिंग का अलग से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसी नाम से है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग बाय अदिति मैम, है ना। आई विल ट्राई कि मैं कमेंट सेक्शन के अंदर ये वाला जो वीडियो है उसको पिन कर दूं, बट अगर नहीं भी कर पाऊँ, भूल जाऊं, तो कोई दिक्कत नहीं है, रिसर्च एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में, या फिर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करना हाइपोथेसिस टेस्टिंग बाय अदिति मैम ऑन JRF अड्डा, ऐसे सर्च कर लोगे तो मिल जाएगा वीडियो, है ना। उसमें मैंने कंप्लीट हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ाई है। जिन बच्चों ने आज फर्स्ट टाइम देखा है उनके लिए मैंने बेसिक से समझाए हैं, है ना। और बाकी जो बच्चे एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं वो ये वीडियो जरूर देख लेंगे। ये हमेशा कंफ्यूजन होती है राइट और लेफ्ट स्क्यूड, बट अब ठीक है ना, आप समझ में आ गया ना, लेफ्ट की तरफ झुका हुआ है तो लेफ्ट स्क्यूड, राइट की तरफ झुका हुआ है तो राइट स्क्यूड, है ना। लेफ्ट स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड, इजी, हार्ड, इस तरीके से सवाल आपके बनते हैं, सही है। अब देखो मैं आपको कुछ टेस्टिंग के क्वेश्चंस दिखाती हूँ कि एग्जाम में कैसे आते हैं, वीडियो जरूर देख लेना सभी लोग। आगे देखो, द स्टूडेंट्स टी टेस्ट जो होता है, सबसे पहली बात तो जो टी टेस्ट है उसे हम स्टूडेंट टी टेस्ट इसलिए बोलते हैं कि जो इसके निर्माता थे, बेसिकली जिन्होंने इसे इन्वेंट किया था वो उस टाइम पे स्टूडेंट थे, इसलिए इसका नाम स्टूडेंट टी टेस्ट लगाया है। अब देखो स्टूडेंट टी टेस्ट के बारे में बोल रहा है कि क्यों हम स्टूडेंट टी टेस्ट करते हैं, है ना। देखो मैं आप लोगों को एक स्लाइड दिखाती हूँ, ये स्लाइड मैंने एज ए शॉर्टकट आप लोगों के लिए बनाई थी, आई होप वो शो हो जाए यहाँ पर। देखो यहाँ पर वो अगर नहीं भी शो हो रही है तो मैं सर्च करती हूँ, शायद मेरे पास में रखी होगी। देखो ये वाला वीडियो था वो हाइपोथेसिस टेस्टिंग वाला, जिसमें मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ाई थी, है ना। ये पेड वाली PDF है, सारे बच्चों को पेड में मैंने दे दी थी।
देखो ये बेल कर्व हम लोगों ने अभी अभी पढ़ी चीजें सारी की सारी। है ना, ये सब मैंने उसमें बताया, वन टेल्ड, टू टेल्ड, सारे के सारे टेस्ट बताए। देखो ये लेफ्ट स्क्यूड हो गया, राइट स्क्यूड हो गया, अभी अभी बताया था, है ना, राइट स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड। एक चार्ट है, कहाँ गया, हाँ जी, देखो एक तो ये आप लोगों के लिए पैरामेट्रिक टेस्टिंग और नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग, तो पेयर्ड टी टेस्ट, अनपेयर्ड टी टेस्ट, पियर्सन कोरिलेशन टेस्ट और वन वे एनालिसिस यानी कि एनोवा टेस्टिंग। ये आप लोगों का विल्कॉक्सन का रैंसम टेस्ट हो गया, मैन विटिनी टेस्ट हो गया, स्पीयरमैन कोरिलेशन हो गया और क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट हो गए। ये आपके पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक हो गया। इसी में एफ टेस्ट और जेड टेस्ट भी आता है, इसमें काय स्क्वायर टेस्टिंग आता है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट पैरामेट्रिक होता है, कौन सा टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक होता है। तो एक तो ये चीज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो आप सभी लोगों को देखना है कि जो आप लोगों की हाइपोथेसिस है उसमें हम किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं। अब देखो सीन ऐसा है कि इमेजिन करो कि आप लोगों के पास में एक सैंपल थी, आपने उस सैंपल में से क्या निकाला, मीन वैल्यू निकाला और आपकी जो एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू थी वो निकाली, उन दोनों का कंपैरिजन किया। तो इस सिचुएशन में आपने क्या किया, आपने वन सैंपल टेस्ट किया है, वन सैंपल टेस्ट किया है आपने। अब सोचो कि मैंने उस सैंपल से क्या किया, एक बार और वैल्यू निकाली और मैंने दूसरी बार भी क्या करा, उसी सैंपल से वैल्यू निकाली। अब मैंने क्या किया, दो बार वैल्यूज निकाल ली है। इसी तरीके से दो बार वैल्यू निकालने का और क्या तरीका है, आपने दो अलग अलग सैंपल्स ली सेम पॉपुलेशन से, एक बार सैंपल वन से वैल्यू निकाली, एक बार सैंपल टू से वैल्यू निकाली। तो ये जो आप लोगों ने दो अलग अलग सैंपल से वैल्यू निकाली, इसे हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। और जब आप सेम सैंपल से दो बार क्या निकालते हो, वैल्यू निकालते हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, पेयर्ड सैंपल या डिपेंडेंट सैंपल टेस्ट बोलते हैं। तो देखो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट टू सैंपल्स अगर निकाल रहे हो तो कैसे कैसे निकाल सकते हो, है ना। तो इस बिहाफ पर भी आपके टेस्ट डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि मैंने अभी क्या समझाया, मैंने आप लोगों को यही चीज समझाई कि अगर मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर सैंपल टेस्टिंग लगानी है, तो आपके पास में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन से आप क्या करते हो, सैंपल निकालते हो। अब या तो आपने क्या किया, एक सैंपल निकाली और उस सैंपल से मीन वैल्यू निकाली, आपकी जो एक्सपेक्टेड मीन वैल्यू थी उससे कंपेयर किया और देखा कि क्या जो है इन मीन वैल्यूज के अंदर डिफरेंस आ रहा है। उस बिहाफ पे आपने कंक्लूड कर दिया कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी कि नहीं रिजेक्ट होगी। आपने ग्राफ प्लॉट किया, है ना, जो आपके ग्राफ के टेल वाले पार्ट होते हैं बहुत ही अनलाइकली ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वहां पर वैल्यू आएगी तो हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करो सीधा सीधा। बट अगर आपकी हाईली एक्सपेक्टेड वैल्यू में अगर आपकी मीन वैल्यू लाई करती है और आपने फिर उसे रिजेक्ट कर दिया, तो आपके पास में टाइप 1 एरर आ सकता है। समझ रहे हैं ना, ये चीज अभी हमने देखा। तो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहाँ होता है, आपकी टेल वैल्यूज पे होता है, वहां पर वैल्यूज लेके आनी होती है। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि आपने क्या किया, आपने इस पॉपुलेशन से दो सैंपल ली, सैंपल 1 और सैंपल 2। अब आपने सैंपल 1 से दो बार ले लिया क्या आपके रिजल्ट्स, या फिर आपने क्या किया, एक बार इससे वैल्यू निकाल ली और एक बार इससे वैल्यू निकाल ली, ये भी तो हो गए ना दो दो सैंपल, टू सैंपल टेस्ट हो गया। इसे हम कहते हैं पेयर्ड सैंपल टेस्ट और इसे हम कहते हैं अनपेयर्ड इंडिपेंडेंट सैंपल टेस्ट। ठीक है ना, तो आपके पास में ये भी अलग अलग टाइप के टेस्ट है, जैसे अभी देखा ना अनपेयर्ड टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट, तो ये भी अलग अलग टाइप के क्या है आपके पेयर्ड टेस्टिंग होती है। काय स्क्वायर टेस्टिंग अंजलि हम वहां लगाते हैं जहां पर हमें ये चेक करना होता है कि कोई भी अगर मेथड या मैकेनिज्म हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो मैकेनिज्म कितना एप्ट है, फिटनेस ऑफ गुडनेस अगर मुझे चेक करना हो किसी भी एक चीज का, तब हम लोग काय स्क्वायर टेस्टिंग लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मैं सारी चीजें बोल रही हूं ये बेसिक बेसिक समझ में आ रहे हैं क्या, देखो इनका लिंक जो है वो धीरे धीरे बैठ जाएगा, राइट, धीरे धीरे बैठ जाएगा, पर जो अभी मैंने समझा रही हूं उतना बेसिक समझना है। अब देखो आपको क्या करना होता है, आप लोगों से एग्जाम में डायरेक्टली कैसे सवाल पूछे जाएंगे, देखिएगा आपसे बोला जाएगा कि आपके पास में स्टैंडर्ड डेविएशन जो है क्या वो पता है आपको। अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता है तब हम लोग ये देखते हैं कि जो आप लोगों की सैंपल की साइज है वो 30 है या उससे बड़ी है या नहीं है ना, क्या आपकी सैंपल की साइज 30 है या उससे बड़ी है कि नहीं है। अगर बड़ी है तब तो हम क्या करते हैं, जेड टेस्ट लगाते हैं, और अगर आपकी जो सैंपल साइज है वो 30 से कम होती है तब हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। बस इतना आप लोगों को समझना है।
ये ज्यादातर स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में आते हैं, जिनके पेपर 2 में रिसर्च है वो और ज्यादा डिटेल में ये चीज पढ़ते हैं, बट हमें पेपर 1 के अंदर इतने बेसिक चीजें याद करनी है, ठीक है। सैंपल साइज के अकॉर्डिंग हम टेस्टिंग जज कर सकते हैं। अगर 30 से छोटी सैंपल है तो टी टेस्ट लगाओ, 30 से बड़ी सैंपल है तो जेड टेस्ट लगाओ। कब? जब स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को नोन हो। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आप लोगों को नोन नहीं है ना, तो आपको सैंपल चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली टी टेस्ट यहां पर लगा सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों को 3 तरीके के टेस्ट जो है वो लगाने होते हैं। हम ये जज करना चाहते हैं कि जो 2 वैल्यूज है उनके अंदर कितना डिफरेंस है, क्या ये जो 2 वैल्यूज आपके सामने हैं इनके अंदर किसी तरीके का कोरिलेशन है, या ये जो 2 वैल्यूज है ये आप लोगों के लिए कैसे कैटेगरी को बिलोंग करती है, क्या ये जो वैल्यू है ये आपके लिए एप्ट है कि आप चेक कर सकते हो कि ये सिस्टम जो है ये सही बनाया है नहीं बनाया है। जैसे फॉर एग्जांपल पायलट स्टडी हम लोग करते हैं, कोई एक प्रोजेक्ट आप बनाते हो, आप ये चेक करते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कितना सही है। अगर मुझे इस तरीके की कोई टेस्टिंग लगानी है, किसी तरीके से कैटेगराइज करना है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, तब हम क्या लगाते हैं, आपका काई स्क्वायर टेस्टिंग लगाते हैं। और मान लीजिए कि मुझे 2 वैल्यूज का डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, हमारे अलग अलग टाइप के टेस्ट लगाते हैं, ठीक है ना, जैसे स्टूडेंट टी टेस्ट हो गया वगैरह वगैरह सब यहाँ लगाते हैं। और अगर मुझे ये पता लगाना है कि मैम ये बताइए ना कि जो आप लोगों के 2 टेस्ट 2 वैल्यूज हैं, उन 2 वैल्यूज के अंदर किसी प्रकार का कोरिलेशन है या नहीं है। कोरिलेशन का क्या मतलब होता है, कोरिलेशन का सीधा सीधा ये मतलब होता है वैल्यू 1 और वैल्यू 2, क्या ये वैल्यू 1 और वैल्यू 2 जो है इनमें क्या है, किसी प्रकार का कोरिलेशन है, मतलब वैल्यू 1 और वैल्यू 2 एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है। सिर्फ ये पता लगाना, कैसे रिलेटेड है उससे मतलब नहीं है, क्या रिलेटेड है या नहीं है। इसकी वैल्यू बढ़ाने से ये वैल्यू बढ़ती है या घटती है ना, इसकी वैल्यू घटाने से वैल्यू बढ़ती है कि घटती है। अगर इन दोनों के अंदर किसी प्रकार से कोई भी रिश्ता है तो हम बोल देते हैं कोरिलेशन है। और अगर कोई भी वैल्यू के अंदर हमें ये चेक करना हो कि ये दोनों वैल्यू आपस में कैसे रिलेटेड है, तब हम उसे क्या बोलते हैं, रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर कोरिलेशन जानना है कि यार वैल्यू 1 और वैल्यू 2 एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं है, तो भी हम अलग अलग तरीके के टेस्ट लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक। अब देखो अगर डिफरेंसेस है और आपको डिपेंड करता है कि कितने पार्ट्स में आपको डिफरेंसेस निकालने हैं दोनों वैल्यूज में, अगर एक से ज्यादा फैक्टर है तब हम लोग लगाते हैं 2-वे अनोवा टेस्टिंग। अगर मेरे पास 1 फैक्टर है तो हम ये देखना चाहते हैं कि आपने जो सैंपल लिया है, अब वही बात है कि आपने सेम सैंपल से लिया है या डिफरेंट सैंपल से लिया है। सेम सैंपल से लिया है तो आप लोग पेयर्ड टी टेस्ट लगा सकते हो। अगर आप लोगों ने जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग इसका लगाना है इसकी इक्विवेलेंट, तो आप विल्कॉक्सन पेयर्ड टी टेस्ट लगा सकते हो। नहीं मैम हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट सैंपल लिए, सैंपल 1 से और सैंपल 2 से अलग अलग से हम लोगों ने वैल्यू निकाली है, तो आप पैरामेट्रिक टेस्टिंग लगा सकते हो, सिंपल टी टेस्ट या फिर अनोवा टेस्टिंग। आप नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग में लगा सकते हो मैन विटिनी टेस्टिंग। ये सारी चीजें मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, मैं इसलिए बता रही हूँ आप लोगों को क्योंकि आपसे एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि अनोवा टेस्टिंग का या स्टूडेंट टी टेस्ट का, जो कि डिफरेंट सैंपल्स पे लगती है, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट टी टेस्ट का नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट कौन सा होता है। आपको सीधा सीधा टिक करके आना है मैन विटिनी, है ना। इसीलिए मैं बोल रही हूं कि ये जो सारी की सारी चीजें ये याद करने वाली चीजें हैं, है ना। और एक बार वो वीडियो जरूर देख लेना, अगर किसी ने देखा है तो जरूर बताना मुझे यहां पर। हाँ रूही है, रूही आपने वीडियो देखा है। जिन लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो उनको आइडिया लग रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूं यहाँ पर। आज मेरा मोटिव जो है वो ये बताना है कि आपको किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि पेयर्ड टी टेस्ट है आपके पास में, या फिर आपके पास में जो है वो रिपीटेड एनोवा टेस्ट है, इसका नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि विल्कॉक्सन जो टेस्ट है आप लोगों का, वो आपका क्या होता है, इसका नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के एग्जाम में ज्यादा बनते हैं, ठीक है जी। पी फॉर पैरामेट्रिक होता है और पी फॉर कोरिलेशन होता है पियर्सन का, और आपका दूसरा जो कोरिलेशन टेस्ट होता है वो होता है स्पीयरमैन का। तो आपसे पूछा जाए तो पता होना चाहिए कि पियर्सन जो है वो पैरामेट्रिक होता है और स्पीयरमैन जो है वो नॉन पैरामेट्रिक होता है।